रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। क्या आप सिर्फ आहट से आने वाले को पहचान सकते हैं? हम पहचान सकते हैं। क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? हम देखते हैं। आंखें आपके पास हैं, पर रोज जीने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सबके पास है। दृष्टिहीनों को आपका सहयोग चाहिए, सहानुभूति नहीं। This public awareness message is brought to you by Bosch & Lomb. दोस्तों, इस रोशनी के कारवां में आइए थामे एक दूसरे का हाथ। मैं हूं अरशद इकबाल और मैं हूं सलीमा रजा, आपकी दूसरी हमसफर। अरशद, जरा सोचो तो कि क्या अजीब और कैसी उम्दा बात है कि राजा हो या फकीर, हीरो हो या मस्खरा, या हम तुम जैसे आम लोग, वी आर ऑल बिल्डर्स फॉर इटर्निटी। अच्छा ख्याल है, लेकिन जरा विस्तार में समझाइए कि बिल्डर्स कैसे हैं हम। अच्छा देखो, मैं समझाती हूँ। देखो, हम में से हर एक को जब हम इस दुनिया में आते हैं, हाँ। तो हमें एक टूल बैग दिया जाता है, हाँ। और उसके साथ दिया जाता है एक शेपलेस मैस, यानी कि जैसे कि एक गीली मिट्टी का तोदा, हाँ। और एक और चीज दी जाती है, अ बुक ऑफ रूल्स। और जिंदगी के बीतने से पहले हमें इन चीजों से बनाना पड़ता है क्या? या तो कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक, यानी रास्ते की रुकावट जी, और या कोई स्टेपिंग स्टोन, यानी के ऊपर चढ़ने की सीढ़ी। बिल्कुल भाई वाह, देखा आपने दोस्तों, ये चॉइसेस हमारे सामने रखती है जिंदगी, और हम इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिल सके, हम आपकी जो भी थोड़ी बहुत मदद कर सके। क्यों? बिल्कुल। अर्शद, आज के प्रोग्राम में तुम तो जानते ही हो कि सबसे पहले हम किसी न किसी शख्स से इंटरव्यू लेते हैं। बिल्कुल। और जो कि हमेशा हमारे दोस्त जॉर्ज इब्राहिम उसको कंडक्ट करते हैं। हाँ। तो आज हमारे साथ हैं प्रीति मोंगा। प्रीति मोंगा इज द हेड ऑफ पब्लिक रिलेशंस एट अ प्राइवेट चैरिटी आई हॉस्पिटल इन दिल्ली। इनकी आंखों की रोशनी बचपन में ही खो गई थी, लेकिन बढ़िया बात यह है कि ये पहली नेत्रहीन दृष्टिहीन औरत हैं हिंदुस्तान में who has qualified as an aerobics instructor। वाह, क्या बात है। देखिए, बात करती हैं ये जॉर्ज इब्राहिम से अपने काम के बारे में। नमस्कार प्रीति जी, सबसे पहले आप हमारे सुनने वालों को अपने काम के बारे में थोड़ा बताइए। मैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल में पब्लिक रिलेशंस हेड के ओहदे पे काम कर रही हूँ, और यहाँ पे जो मेरा मुख्य कार्य है वो पेशेंट से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, जो भी यहाँ पे आने जाने वाले हैं उनसे रिलेटेड है, पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है, और जो पब्लिक रिलेशन का असली काम होता है न्यूज़पेपर्स और मीडिया से संपर्क बनाना और इस अस्पताल का नाम आगे करना, उससे रिलेटेड है। क्या हॉस्पिटल ने आपके दृष्टिहीन होने के वजह से आपको मदद के लिए कोई व्यवस्था किया है? शुरू में जब मैं आई थी तो मेरे को एक असिस्टेंट का मैंने उनसे हॉस्पिटल वालों से कहा था कि मेरे को एक असिस्टेंट चाहिए होगा या होगी, तो वो उन्होंने व्यवस्था करके दी थी। और उसके बाद अब मेरे पास फिर कुछ समय के बाद फिर कंप्यूटर और उसमें जो जॉज सॉफ्टवेयर है उसके साथ प्रोवाइड किया गया, तो इन चीज़ों से बहुत आसान हो गया है मेरा काम। तो इस मेहनत के बारे में थोड़ा और बताएंगे? बचपन से मुझे ऐसा नहीं था कि मैं जॉब करूंगी, मुझे लगता था कि ज़रूरत नहीं है इसकी, नहीं पड़ेगी, मेरी शादी हो जाएगी और मेरे हस्बैंड कमाएंगे और मैं हाउसवाइफ बन के अपने बच्चों का और अपने घर का बहुत अच्छी से ध्यान रखूंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं संभव हुआ और ऐसा होता भी नहीं। मुझे जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे जॉब करनी होगी, और फिर मैं जब निकली जॉब ढूंढने तो एक 10th 10वीं के सर्टिफिकेट के साथ तो कोई जॉब नहीं मिलता, तो काफ़ी सोच विचार और काफ़ी मुश्किल के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं मैं एरोबिक इंस्ट्रक्टर बनूं, और वो बनी। और उसके बाद मैंने अपनी क्लासेस शुरू करी और वहाँ से सिलसिला
चला मेरी मेहनत का। मैं अपनी 3 क्लासेस करती थी और उसी को देखते हुए फिर मैं ब्लाइंड स्कूल में जॉब करने लगी और ब्लाइंड स्कूल वालों ने बुलाया। फिर उसको देखते हुए मुझे मार्केटिंग मैनेजर की जॉब मिली और वहाँ से फिर मैं फंड रेजिंग में आई एक एनजीओ में, और चलते हुए मेरे काम के ही दम पे मैं आज श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल दरियागंज में हेड पब्लिक रिलेशंस हूँ। प्रीति जी, आप अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा बताएंगे? मेरे हस्बैंड है, मेरे पेरेंट्स, एक भाई भाभी और नेव्यू है, और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ। और मेरी बेटी की अभी रिसेंटली शादी हुई है। बेटा भी अब सेटल हो गया है उसको भी पहली उसकी जॉब मिली है इसी साल। तो यही एक छोटा सा मेरा परिवार है। आपने अपनी पढ़ाई किस प्रकार के स्कूल में किया था, ब्लाइंड स्कूल में या मेन स्ट्रीम स्कूल में, और आपने अपने पढ़ाई कैसे मैनेज किया? नॉर्मल स्कूल में पढ़ी हूँ, 8वीं तक पढ़ी हूँ। 8वीं तक मैंने बहुत आराम से मेरा स्कूलिंग चला कि मेरे पेरेंट्स पढ़ के देते थे। तब भी बड़े बड़े रिकॉर्ड प्लेयर होते थे, वो रिकॉर्ड करके देते थे, मैं सुनती थी। और टाइपराइटर मैंने बहुत छोटी उम्र में सीख लिया था। तो टाइपराइटर मेरे स्कूल वालों को, मेरे पेरेंट्स ने स्कूल वालों को समझाया कि ये टाइप करके अपना लिखेंगी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी तो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स मिलके मुझे पूरा सपोर्ट करते थे। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज मुझे लिखनी या टाइप करनी नहीं आती थी, तो मेरे सारे एग्ज़ाम जो हैं वो ओरल होते थे। तो 8वीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद तो फिर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया इसी कारण से, क्योंकि मैनेजमेंट बदल गई थी और उन्होंने फिर रियलाइज़ किया कि हमने ब्लाइंड बच्चे को क्यों रखा हुआ है, तो इसको निकालें, क्योंकि फिर उनको उसकी जगह एक और नॉर्मल बच्चे को जगह मिले और उनके अपने जो भी कारण रहे हों। आपने पढ़ाई आगे बढ़ाने का कभी सोचा नहीं? फॉर्मल एजुकेशन एक बात होती है, शिक्षा आगे बढ़ाएं तो मैं तो आज भी सीख रही हूँ, और जब तक जीवन रहेगा वो तो हमेशा मेरी शिक्षा जारी रहेगी। लेकिन हाँ, फॉर्मल शिक्षा का कोई साधन बन नहीं पाया। किसी और स्कूल ने मुझे दाखिला नहीं दिया, नॉर्मल स्कूल ने। और ब्लाइंड स्कूल से मेरे पेरेंट्स को एडवाइस किया गया, डॉक्टरों ने भी एडवाइस किया कि आप अगर इनको अब इस स्टेज पे ब्लाइंड स्कूल में डालेंगे तो इनकी जो बाकी विकास है वो बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि ब्लाइंड स्कूल्स का उन ज़माने में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, खास करके लड़कियों के लिए। तो मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा कि मेरी ऑल राउंड पर्सनैलिटी ग्रोथ और शिक्षा जो मेरे को मिल रही है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन। और फिर लेटर ऑन बहुत साल बाद जब नेशनल ओपन स्कूल शुरू हुआ तो उसी समय मैंने अपनी 10वीं करी। प्रीति जी, आप तो शादीशुदा हैं, तो एज अ दृष्टिहीन पर्सन आपका शादी का क्या अनुभव है? बहुत समय मेरे से एक ये सवाल पूछा गया है कि मैं ब्लाइंड हूँ तो मेरे हस्बैंड भी ब्लाइंड होंगे या उनमें कोई और हैंडीकैप होगा, और शादी किस तरह से हुई। और जब मैं ये बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड में नहीं ऐसा कोई फिजिकल हैंडीकैप, कोई किसी किस्म का हैंडीकैप नहीं है, वो नॉर्मल ही है, तो इस चीज़ पे बहुत हैरत सी महसूस की जाती है। और बहुत सारी मैंने देखा है, बहुत सारी लड़कियां, लेडीज़ वो ये चीज़ समझ नहीं पाती हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो इसमें मैं आप सब से इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आप अगर देने का ही सोचें, आप इतना आपके अंदर इतनी खूबियाँ हों तो लोग अपने आप आपकी तरफ खींचे आएंगे, क्योंकि सूरज तो रोशनी देता है, तो हर एक सूरज के बिना नहीं रह सकता। तो इस तरह से अपनी कला चमकाएं, अपने आप को अच्छा, अपना हिस्सा आगे रखें। हर एक ही आपके साथ कोई ना कोई रिश्ता जोड़ना चाहेंगे, और इसमें एक शादी भी एक रिश्ता है। प्रीति जी, आखिरी सवाल, सुनने वालों से आप कुछ कहना चाहेंगे? बेचारगी से उठें, और जो कुछ आप लोग अपने आप के अंदर, आप सब में, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं, कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं, उनको पहचानें, और जो हमारे अपने स्किल्स हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी प्रदान करें और क्वालिटी से करें। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि आत्मविश्वास रखें और लोगों को देने का सोचें, ना कि लोगों से, समाज से क्या हमें मिलेगा ये सोचना बंद कर दें। प्रीति जी, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। Don't pity yourself,
Try to see what is positive in your life and focus on those points. ये विचार हैं प्रीति मोंगा के, जिन्हें आपने सुना बातचीत इनसे कर रहे थे जॉर्ज इब्राहिम. मुझे लगता है कि इन बातों को सुनने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मुड़े. बिल्कुल. और वो सेगमेंट है प्रोफाइल का सेगमेंट. दोस्तों, हेलन केलर का नाम तो सारी दुनिया जानती है और हमें यकीन है कि आप भी जानते हैं. इनकी कहानी किताबों में, फिल्मों में, बातचीत में, रेडियो पर, यानी हर तरह के मीडिया से आप तक और हम तक पहुंचती रही है. और एक बात और शायद आप लोग ना जानते हों कि हेलन केलर भारत भी आई थी. वाह. इनके बारे में हमें और जानकारी दे रही हैं सुषमा सेठ. अमेरिका में 27 जून 1880 को जन्मी एक प्यारी सी बच्ची, नाम हेलन केलर. 1.5 साल में ही बीमारी ने उसे दृष्टिहीन और बहरा बना दिया. टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल की सलाह पर यह बच्ची एन सलेवन के पास पहुंची, जो खुद अल्पदृष्टि दोष से पीड़ित महिला थीं. उन्होंने उसे ब्रेल सिखाई, उसे पढ़ाया, लिखाया और अपना जीवन साथी बनाया. हेलन की उंगलियों में गजब की दृष्टि थी. वो अमेरिका की पहली दृष्टिहीन लड़की थी जो स्कूल, कॉलेज गईं, ग्रेजुएट भी हुई. पढ़ते हुए हेलन ने स्टोरी ऑफ माय लाइफ नाम की अपनी जीवनी लिखी. इसने उन्हें दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया. वे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गईं. वे दुनिया भर में घूमी. ब्रिटेन के राजा रानी ने उन्हें राजमहल बुलाकर सम्मान दिया. उन पर द अनकॉन्कर्ड यानी अपराजिता नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जिसने ऑस्कर जीता. राष्ट्रपति जॉनसन ने उन्हें अमेरिका की सर्वोत्तम नागरिक सम्मान दिया. हेलन देश की सर्वश्रेष्ठ नारियों में गिनी जाने लगी. हाँ, भारत में बनी बहुचर्चित फिल्म ब्लैक भी उसी पर आधारित है. 1968 में उनकी मृत्यु हुई. उनकी समाधि आज लाखों लोगों के लिए तीर्थ स्थान है, एक ऐसी महिला के रूप में जो मानव जाति के लिए एक उदाहरण है. सुषमा सेठ से आपने प्रोफाइल में सुना हेलन केलर के बारे में. अब इसके बाद हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा एडवाइस सेक्शन. और आप सबको जान के बेहद खुशी होगी कि जिस शख्सियत से आपकी आज हम मुलाकात कराने वाले हैं, उनका तारुफ पहले हो चुका है, उनका इंट्रोडक्शन पहले हो चुका है. अच्छा, वो कैसे? भाई, हमारे प्रोग्राम रोशनी के कारवां के एक एपिसोड के हम सफर बने थे सेंट मेरी साउथ दिल्ली के चंद बच्चे, अमित, विदुला और उनके साथी. जी, खूब याद है मुझे. उन्होंने अपनी मासूमियत और मोहब्बत की रोशनी से जाने कितने सुनने वालों को मोह लिया. आज उनकी प्रिंसिपल मिसेस एनी कोशी हमारे एडवाइस सेगमेंट में बता रही हैं कि दृष्टिहीन बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में कैसे शामिल किया जाना चाहिए. उनकी जिंदगी की शुरुआत को कैसे और बेहतर और मुस्तहकम बनाया जा सकता है. कोशी जी, आम स्कूलों में नेत्रहीन बच्चों को किस हद तक शामिल किया जाना चाहिए? स्कूल के बारे में बोलोगे तो मात्रा देखेंगे तो किस क्लास तक बोल सकते, किस कक्षा तक. तो हमने क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक बच्चे जो आए हैं हमारे पास में जूनियर सेक्शन में, वो पढ़ के 10वीं पास करके और 12वीं भी पास करके गए हैं हमारे पास से. मेरा सवाल आपसे ये कि क्या आपके जैसे मेन स्ट्रीम स्कूल को ब्लाइंड स्टूडेंट्स को दाखला देकर अपने सिस्टम में बहुत कुछ तब्दीली नहीं करनी पड़ती? अब तैयारी की बात कहेंगे तो जब भी कोई भी बच्चा आता है तो कुछ ना कुछ तो बदलाव तो आती ही है, पढ़ाई में, माहौल में और सब. अब ये जो दृष्टिहीन बच्चे जब आए थे हमारे पास, हमने देखा था कि हमें थोड़ा और केयरफुल बनना पड़ता है सबको. पहले ये बच्चे जो आते थे वो अपने वाइट स्टिक नहीं यूज़ करते थे. फिर हमने उस पे क्योंकि जब वो ब्लाइंड स्कूल में हैं तो वहाँ पे तो सारे एक जैसे हैं, तो फिर उनको लगा नहीं उसकी ज़रूरत. पर स्कूल आने के बाद हमें कहना पड़ा कि आपको ज़रूर ये यूज़ करना चाहिए. फिर जो आम जैसे अपैरेटस हैं, एक जियो बोर्ड जैसे है जो मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए यूज़फुल होता है. और ऐसे टीचिंग मटेरियल में जो है अब हमारे टेक्स्ट बुक्स, ब्रेल बुक्स के दे हैव टू बी चेंज्ड एंड रिकॉर्डिंग होता है टेप्स में. सो ये सब और जैसे इवैल्यूएशन है, टेस्टिंग होता है. तो फिर राइटर्स आते थे पहले. अब CBSE ने ये भी बोला है कि आप
कंप्यूटर में लिख सकते हो, तो फिर जॉज सॉफ्टवेयर लगा के कंप्यूटर्स बच्चों को देना, उस पे प्रैक्टिस करवाना, टाइम लिमिट के अंदर अंदर एग्जाम करना। तो ऐसे धीरे धीरे जब उसकी आवश्यकता आती है तो देन उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है स्कूल के अंदर। तो क्या पहले टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है क्या? अब ट्रेनिंग तो इसी बात पे है कि टीचर्स जब आते हैं वो सोचते हैं सबसे आसान तो ये है कि टिपिकल बच्चे वहाँ बैठें और उसको पढ़ाएं, पर अगर हमारे पास दृष्टिहीन बच्चे हैं तो टीचर सोचते हैं कि इन बच्चे कुछ कर नहीं सकते, तो फिर हम उनको टीचर्स को कंडीशन करना पड़ता है वर्कशॉप्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू। क्या है कि आम जनता और टीचर्स भी आम जनता के अंदर ही हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ ये पढ़ाई कोई पुण्य का काम है और हम इसको उसी तरीके से करें, पर ये पुण्य का काम नहीं है, ये तो उनका हक है कि सबको कि एक प्रॉपर एजुकेशन मिले। तो फिर अगर हम उस तरीके से हम देखें तो फिर पढ़ाने का ढंग ही बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं लूँ, जैसे होमवर्क के बारे में है, तो जब आम बच्चे नहीं करते होमवर्क तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है, पर जब दृष्टिहीन बच्चे नहीं करते तो हम कहते हैं चलो कल कर लो, पर ये भी उनको एक नुकसान पहुंचाती है। तो फिर टीचर्स को हमें बताना पड़ता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, यू जस्ट ट्रीट देम लाइक एनीबडी एल्स, यू नो। अच्छा, एक अहम सवाल ये बताइए कि माँ बाप इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं कि जैसे ब्लाइंड बच्चों को मेनस्ट्रीम स्कूल में पूरी तरह से इंटीग्रेट किया जा सके? हमारे स्कूल में वैसे 2 ग्रुप के बच्चे आते हैं। एक तो हैं जो NAB से, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के थ्रू आते हैं, वहाँ पे उनका हॉस्टल है, और NAB में बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं और वहाँ रह के हमारे पास आते हैं। और दूसरे बच्चे हैं कुछ जो घर से आते हैं। तो हमने देखा है कि जो बच्चे घर से आते हैं, ऑब्वियसली माँ बाप का केयर और कंसर्न ज़्यादा होता है। NAB में बहुत सारे बच्चे देखभाल करने के लिए, और हो सकता है कि उतना अटेंशन नहीं मिले इन बच्चों को। ऑल्सो आने का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है वो भी अलग फर्क पड़ता है। पर ज़रूर मैंने ये देखा है कि जब बच्चे अपने घर से आते हैं तो उनका थोड़ा और दिलचस्पी होता है पढ़ने में, अदरवाइज ये बच्चे अपने माँ बाप को मिस करने लगते हैं। फिर नहाने का भी, ऑब्वियसली आया कुछ नहला रहे हैं तो फिर उतना सफाई से नहीं नहलाया, या खाना टाइम पे नहीं मिला, या होमवर्क नहीं हुआ, या टेक्स्ट बुक्स उनके ब्रेल में कन्वर्ट नहीं हुए, तो बहुत आम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बट NAB के अंदर यही है कि जो बच्चे दूर दूर गांव से, जहाँ पे कोई स्कूल का चांस ही नहीं है, NAB के थ्रू क्योंकि हॉस्टल है, ये बच्चे सिटी में आके स्कूल में आने शुरू तो करते हैं। तो दैट इज वन बिग प्लस पॉइंट NAB का। आपके स्कूल से पास आउट हुए जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो आज क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे जो पास आउट हुए, कुछ बच्चे हमारे स्कूल से 10वीं से पास आउट होके DPS गए हैं। आई नो दैट किन्होंने साइकोलॉजी लिया था, किसी ने कॉमर्स अकाउंटेंसी लिया। सो जितना मुझे पता है, उन बच्चे जैसे अंकुर और सब अब कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं कॉमर्स अकाउंटेंसी के ग्रेजुएशन में, और देखते हैं आगे जाके वो क्या करते हैं। खुशी जी, आपसे एक और सवाल कि पढ़ाई लिखाई में और क्या सपोर्ट सर्विसेज दी जा सकती हैं या दी जा रही हैं? मेरा मतलब है कि स्कूल में या स्कूल से बाहर भी इन ब्लाइंड बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए। हम रेमेडियल्स तो करते हैं, पर अभी जो हमारे बच्चे हैं हमारे स्कूल में, वो स्कूल के बाद स्टे बैक करके एक्चुअली वो उनको कंप्यूटर पे प्रोफिशिएंसी दिया जा रहा है, बिकॉज हमारा रेमेडियल स्कूल के बाद होता है। पर अभी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हमने उस पे थोड़ा और जोर लगाया है, बिकॉज आगे जाके उनको एग्जाम उसी पे करना पड़ेगा, एंड वो वापस NAB जाके वहीं से रेमेडियल करते हैं। अदरवाइज रेमेडियल तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जब बच्चे इन बच्चों नहीं, कोई भी बच्चा है जो थोड़ा गिर जा रहा है पीछे क्लास से, तो रेमेडियल ऑनगोइंग होता है पूरा साल हर बच्चे के लिए, एंड स्टे बैक आफ्टर स्कूल। दोस्तों, अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे वॉइसमेल नंबर पर अपने सवाल को रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम उसका जवाब आपको बाद में दे देंगे। हमारा नंबर है, अगर आप हरियाणा से कर रहे हैं तो 9896000555, और अगर हरियाणा के बाहर से कर रहे हैं तो इस नंबर के पहले
0 लगा लें। हमारे एडवाइस सेक्शन में हमने आपकी मुलाकात करवाई सेंट मेरी स्कूल साउथ दिल्ली की प्रिंसिपल मिसेस एनी कोशी से। नीलाद्री बैनर्जी कोलकाता से हैं। बहुत दिनों से संगीत से जुड़े हुए हैं। जाने कितने शोज से लोगों की मोहब्बत और दाद पाई है इन्होंने। नीलाद्री जी दृष्टिहीन हैं। इनकी सुरीली आवाज हमें किसी बेहद मशहूर और लोकप्रिय गायक की याद दिलाती है। कौन है? लीजिए सुनिए और पहचानिए। जिंदगी कैसे है पहेली, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजा यहाँ मेरे सुख दुख संग संग खेले, जिन्होंने सजाई यहाँ मेरे सुख दुख संग संग खेले, वही चुनकर खामोशी चल जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। नीलाद्री जी, यही तो एक सवाल है जिसका जवाब सारी दुनिया ढूंढ रही है। हाँ, इस पहेली का जवाब जरूर मिल गया है कि जिस खूबसूरत आवाज से आपकी आवाज मिलती है वो आदरणीय मन्ना डे जी हैं। सलीमा जी, अब हम लोग किस तरफ रुख करें? मेरे ख्याल से क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्योंकि अब विदा होने का वक्त आ रहा है, तो आने से पहले एक सवाल छोड़ देते हैं ताकि बिछड़ने के बाद भी एक रिश्ता कायम रहे हमारा सुनने वालों के साथ। जरूर। तो ये है हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीक। What colors are used to represent the disability rights movement? फिर से सुन लीजिए। What colors are used to represent the disability rights movement? यानी वो कौन से रंग हैं जो डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट का निशान है। ये है हमारा एड्रेस, आईवे रेडियो कॉन्टेस्ट, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। 15 दिनों के अंदर अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सही उत्तर के आधार पर हम उनका लकी ड्रॉ निकालेंगे और 5 लकी विजेताओं को मिलेगा एक स्पेशल आईवे टी शर्ट। बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, भाई हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें। ये है आईवे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। सच एक बात कहूं दोस्तों, मुसीबत, दुश्वारी जिंदगी का एक अटूट और अमिट अंग है, लेकिन सफलता, कामयाबी ये भी उतनी ही मुमकिन है। शर्त यह है कि हम साथ साथ हों
और इस रोशनी के कारवां में हों। अरशद, जॉन डन की बेहतरीन शब्द हैं, तुम भी सुन लो जरा। उन्होंने कहा है कि नो मैन इज एन आइलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ, एवरी मैन इज अ पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट, अ पार्ट ऑफ द मेन। हाय, एक बात है, आपके साथ रहने का ये फायदा जरूर होता है कि हमें बड़ी ऊंची ऊंची बातें सुनने को मिलती है। तो रहिए आप भी हमारे साथ, और मुझे यानी अरशद इकबाल को और मुझे यानी सलीमा रसा को सिर्फ अगले सप्ताह तक की इजाजत दीजिए। मुलाकात का वादा है। खुदा हाफिज। आए वे ये है रोशनी का कारवां। आए वे ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आए वे ये है रोशनी का कारवां।